नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। जो बात उत्तर प्रदेश की आवाम ने अपने वोटों के जरिए कही थी, यानी ज्यादातर वोट देने वालों में ज्यादातर आवाम ने जो मैंडेट दिया था, जो जनादेश था, उसके मुताबिक आज उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार वजूद में आई और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उन्होंने वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया और साथ ही थोड़ी सी तब्दीली है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी नायब वजीर आला के तौर पर अहद लिया है और ब्रजेश पाठक भी नायब वजीर आला बनाए गए, यानी कि यहां पर एक नाम शामिल नहीं है जो पिछली बार था। और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में एक सवाल था कि चूंकि वो अपनी सीट से रातों से हार गए हैं तो क्या उन्हें भी हलफ दिलाया जाएगा, उन्हें इंडक्ट किया जाएगा या नहीं। खैर ये तस्वीर साफ हो गई है और कई नए चेहरे हैं, जैसे सूर्य प्रताप शाही, ये वजीर के ओहदे का उन्होंने हलफ लिया है। सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, जी हां, यह नाम आपको याद होगा, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, संजय निषाद और कुछ वज़रा है जिन्होंने हलफ लिया है राज्य मंत्री का, स्टेट मिनिस्टर का, और साथ ही साथ कुछ राज्य मंत्री जो इंडिपेंडेंट प्रोफाइल होता है उसके लिए। हम आज इस पर बात इसलिए करना चाहते हैं कि आज जिस तरह से लखनऊ में ये एक बहुत ही शानदार तकरीब की गई, इकाना स्टेडियम, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी है, और इसके बाद जो एक पैगाम देने की कोशिश की गई है, सवाल इस बात को लेकर है कि वक्त लिया गया, लेकिन इस वक्त का इंतजार करने के बाद एक बहुत ही शानदार अंदाज में तकरीब की गई। सबसे बड़ी बात यह कि खुद वजीर आजम मौजूद रहे और जो कौमी सदर हैं या वजीर दाखिला है, तमाम लोग मौजूद थे, कई रियासतों के वज़ीर आला भी मौजूद थे। तो इस पर हम बात करेंगे कि आखिर योगी हुकूमत 2.0, यानी जो दूसरी बार ये मौका उन्हें मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत में 30-35 सालों के बाद पहली बार हुआ है, इसको किस तरह से लोगों के सामने रखा गया। इतने बड़े पैमाने पर स्टेडियम बुक करके जो हलफ बर्दारी तकरीब की गई है, इससे किस तरह का पैगाम जाता है, कितनी पॉजिटिविटी जाएगी आवाम में, और साथ ही साथ ये कि ऑपोजिशन जिसका रोल इस बार थोड़ा बदल सकता है, वो इसलिए अपोजिशन इस बार थोड़ी बड़ी तादाद में अपोजिशन मेंबर्स आए हैं, तो क्या रोल उनका होगा, ऐसे कई सवाल हैं जो हम यहां आगे अपने मेहमानों से करेंगे। खास मेहमान होंगे और इन खास मेहमानों का नाम मैं पहले बता देता हूं, मैं उनका तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के लीडर अनिल मिश्रा साहब और शालिनी दुआ हमारे साथ मौजूद है, नेहा शालिनी दुआ जो तर्जुमान है बीजेपी की, और हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं नेहा शालिनी दुआ आपके पास आना चाहूंगा। एक थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज एक बहुत ही खास और नए अंदाज में आज जो हलफ बर्दारी तकरीब हुई है, यहां से आगे 2.0 यानी योगी सरकार के दूसरे टेन्योर का आगाज होता है। शालिनी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जनता ने जब हमें इतने भारी बहुमत से जिताया है, जिसकी हमें उम्मीद तो पूरी थी, लेकिन फिर भी जो बार बार विपक्ष पार्टियां जनता को गुमराह कर रही थी, कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा छेड़ रही थी, कहीं ना कहीं जाटों को अलग दिखा रही थी, किसानों को अलग दिखा रही थी, अल्पसंख्यकों को अलग दिखा रही थी, और कुछ लोग ऐसे भी निकल के बाहर आए कि हम तो नेवले हैं, भाजपा सांप रूपी भाजपा को क्या कहते हैं निगल जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातों से लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन लोगों ने ठान रखी थी, लोगों को ये पता था कि हमारे उत्तर प्रदेश को अगर कोई सरकार उत्तम प्रदेश बना सकती है बिना भेदभाव के, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार है, क्योंकि यही सरकार है जिसने इतनी सारी 2 साल कोरोना होने के बावजूद भी एक घर में कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं रहा होगा उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान की वैसे तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा किसी भी जाति या किसी भी धर्म के आधार पर जो भूखा रहा हो इस कोरोना काल में। सबको राशन मिला है, और राशन भी कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 किलो क्या कहते हैं चावल दे दिए या 2 किलो आटा दे दिया, सबको बहुत
तेल और मसाले तक भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं और इसी को योजना को हम आगे भी लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं पे समाप्त कर देंगे। मुझे लगता है हमारे ये शासनकाल में जो सुशासन पर लोगों ने हमें वोट दिया है कि अच्छा मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर जो था वो बहुत बेहतरीन, सबसे बड़ा काम जो है लॉ एंड ऑर्डर ने किया, क्योंकि लॉ के ऊपर मतलब जनता जो थी उसने हमें वोट इस सुशासन पे दिया है कि काम जो इन लोगों के हैं, काम तो अच्छी सरकार ने किए ही हैं, चाहे पूर्वांचलियों के लिए हो चाहे किसी के लिए, लेकिन जो भेदभाव किए बिना जैसे कहते हैं गुंडे बदमाशों पे जो बुलडोजर चला, उसकी ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि जनता ने इसको हमें मतलब जैसे कहते हैं अपना पूरा प्यार जिसे कहते हैं वो दे दिया हमारे को चुनावों में, क्योंकि जनता को विश्वास था यही एक सरकार है जो हमें सुरक्षित रख सकती है। बाकी किसी पे सुरक्षा का उन्हें भरोसा ही नहीं रहा, जबकि भरोसे के वायदे बहुत ज्यादा किए गए, लुभावने वायदे भी हमसे कई गुना ज्यादा, हमने तो कोई लुभावने वादे नहीं किए। लेकिन आप देखेंगे विशाल जी, उसके बावजूद भी जनता ने हमें वोट दिया, हमें समर्थन दिया। बाकी सब पार्टियों ने ये कहा स्कूटी देंगे, पता नहीं लैपटॉप देंगे, और भी मतलब जितनी हम पेंशन बोल रहे थे उससे कई गुना ज्यादा लेकिन लोगों को पता लग गया ये सिर्फ लुभावने वादे हैं, असल में इन्होंने कुछ नहीं करना। जब सत्ता में आ जाते हैं तो सिवाय गुंडागर्दी की कुछ नहीं करते। इसलिए जनता ने हमारे सुशासन पे हमें वोट दिया है, हमारे अच्छे कामों पे हमें वोट दिया है, राशन की योजनाओं पे हमें वोट दिया है, किसानों को जो हमने कर्जा माफ किया, कहा ही नहीं किया भी, इसलिए किसानों ने भी हमें वोट दिया है। और महिलाओं की जो बात करते थे, महिला सुरक्षित है इसीलिए महिलाओं ने भी वोट किया है, मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया है। जो कहा जा रहा था कि नहीं ये आप वोट नहीं देंगी, लेकिन उन्होंने भी वोट दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। और उनकी जो जिसे कहते हैं हम उनके उन्होंने जो हमारे पे विश्वास जताया, हम उसे कभी टूटने नहीं देंगे, जनता के विश्वास को। चलिए, तो शालिनी दुआ जाहिर है आज काफी खुश है और खुशी का मौका भी है। मैं आना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के हमारे साथ लीडर हैं अनिल मिश्रा साहब। अनिल मिश्रा साहब, दो बातें हैं, एक तो ये कि ये एक हकीकत है जो आज सामने हमने सबने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया और उसमें कई और चेहरे भी जुड़े हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अपोजिशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डेमोक्रेटिक सेटअप है गवर्नेंस का, उसमें अपोजिशन इस बार ये अवाम ही है जिसने अपोजिशन को थोड़ा ज्यादा ताकतवर बना के इस बार असेंबली में भेजा है। तो यहां से जब योगी सरकार का 2.0 शुरू होता है, दूसरा टेन्योर शुरू होता है, अपोजिशन के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, अपोजिशन को कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने दिया है? जनाब, बड़ी साफ सी तस्वीर है और सबसे पहले तो मैं नेहा शालिनी दुआ जी के माध्यम से मैं बधाई भी देना चाहूंगा। सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, धन्यवाद। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, दोबारा बने हैं जी। और सबसे मजेदार बात यह है कि उस स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण जो है समारोह हुआ है जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था। मैं समझता हूँ मेरी बधाई स्वीकार कर रही होंगी वो, इस सेंटेंस के बाद भी, इस वाक्य के बाद भी। बिल्कुल। दूसरा, मैं एक बात बड़ा साफ कहूं कि विपक्ष जो है उसकी भूमिका का जब निर्वाह करने के लिए हम तैयार हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि सरकार अगर आती है तो आने के बाद कुछ मौका जो है वो अपने जो भी सरकार बने उसको मिलना चाहिए जी। और उसके बाद कहीं पे विरोध की है इसकी बात होती है। तो विपक्ष तो निष्पक्ष रूप से और प्रजातांत्रिक तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की बात जब हम सोचते हैं, मैं बोल रहा हूं उसके बाद में आपकी बारी भी आ जाएगी जी। मैं जब अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की बात करते हैं तो मैं शुरुआत करे दे रहा हूं। जो आज शपथ ली है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके मंत्रियों ने, इस शपथ का सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट होता है कि जिसमें कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखना, तीसरा विधि द्वारा स्थापित राज्य की स्थापना करना, बिना किसी अनुराग और बिना किसी द्वेष के शासन जनता के लोगों के लिए चलाना। मैं समझता हूं अपने दिल पे हाथ रख करके ही इस शपथ को फिर से अगर दोहरा लेंगे तो पता लग जाएगा कि किस तरीके का शासन था और किस तरीके का शासन आगे होगा। अगर पिछली गलतियों से सबक भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही होगी। एक साहब से पूछा गया
विशाल भाई जी आपसे पूछा गया कि आपकी बात की गारंटी क्या है, तो कहने लगे कि हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास और हमारा आचरण और हमारा व्यवहार गारंटी है। क्या हम देख रहे हैं कि संविधान के प्रति निष्ठा रख करके शासन चलाया गया था? क्या हम देख रहे हैं कि बिना अनुराग और द्वेष के भावना के साथ में शासन चलाया गया था? ये दिल के ऊपर रख करके हाथ जिस वक्त आम आदमी सोचेगा, और चुनाव जो है और उसके आंकड़े क्यों आए, किस तरीके से आए, हम इस वक्त पे चर्चा इसलिए नहीं करते कि हम विपक्ष में जनता के जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, बावजूद कई इफ एंड बट्स के, कई सवालात के, जिनको कि आने वाले वक्त में अगर मौका मिलेगा तो हम उनको उठाने की बात करेंगे। लेकिन हम सोच रहे थे कि कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ हमें मालूम पड़ेगा कि सरकार अब आई है तो महंगाई कुछ घटने की बात हो रही है, तो चुनाव खत्म हुए हैं और महंगाई ने अपना फन जो है फाड़ना शुरू कर दिया है, दाम जो है बढ़ने शुरू हो गए। तो क्या रहेगा, महंगाई किस तरीके से कंट्रोल होगी, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों को उनका हक जो है वो किस तरीके से प्राप्त होगा, किसानों से जो वादे हैं वो कैसे निभाए जाएंगे, या कहीं ये तो नहीं कि फिर से वो पुराना बिल जो स्थगित कर दिया गया है वो अब चुनाव अब नहीं बचा है तो इसलिए पुनः ला दिया जाएगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तो कहा था कि मतलब, लेकिन ये भी कहा था उन्होंने कि मुझे लगता है कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। चलिए वो बातें थोड़ी अलग हैं। अब जहां तक बात महंगाई या कीमतों के बढ़ने की है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश एक रियासत की सरकार बनने के लिए इंतखाबात हुए हैं, और अगर कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल और डीजल की, बेशक बढ़ी हैं, इससे इनकार नहीं है। 4 दिनों में 3 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं। गैस सिलेंडर 50 रुपया उस पर बढ़ गया है, लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये तो पूरे देश के लिए है। और बहरहाल ये भी अगर कहीं से रुका या कहीं बढ़ा या कब रुका, तो इस पर सवाल तो खैर उठेंगे। मैं जरा आप दोनों की इजाजत से रुख करना चाहूंगा ऋषि मिश्रा साहब का, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ऋषि मिश्रा साहब, एक तो ये आज आदित्यनाथ साहब ने वजीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया और केशव प्रसाद मौर्य ने भी हलफ ले लिया। हालांकि वो उनके जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था सिरातू से, वहां की आवाम ने उन्हें शायद इस लायक नहीं समझा था कि उन्हें वो जिताकर भेजते। बहरहाल उन्होंने हलफ ले लिया है। ब्रजेश पाठक को अब जो है इसमें इंडक्ट किया गया है, वो नायब वज़ीर आला होंगे। और इसमें 2 और नाम अहम है, ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, बट असीम अरुण, आप जानते हैं क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, किस तरह से वो नौकरी छोड़ी और फिर ये जो चुनाव लड़ा। अरविंद कुमार शर्मा, ये लोग भी तो शामिल किए गए हैं। ऋषि मिश्रा साहब, मैं आपका इस पर रिएक्शन जानना चाहता हूँ। देखिए, योगी कैबिनेट को यदि आप सामाजिक समीकरण के दायरे में रखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योगी कैबिनेट को कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो भी जातीय समीकरण है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको देखते हुए हर एक समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़ा आरोप योगी सरकार पे लग रहा था, खासकर उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो ब्राह्मण को लेकर, और इस कैबिनेट में मैं देख रहा हूं कि 8 ब्राह्मण लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम सहित जितिन प्रसाद हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो ब्राह्मण समाज को कहीं न कहीं अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। जो बीजेपी पे आरोप लगती रही है कि बीजेपी सरकार और योगी सरकार ब्राह्मणों को अनदेखा किया है। दूसरा, आप देखिए कि 20 ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है, इसमें लोध समाज हैं, कुर्मी समाज के, स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम लोगों को जो उम्मीद था कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य जो चुनाव हार गए, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मोदी मंत्रिमंडल, योगी मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिलेगा। लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी ने ओबीसी के बड़े चेहरा हैं और 2017 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आपने 2 महत्वपूर्ण लोगों का नाम लिया, बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, दोनों जाटव समुदाय से आते हैं। और जाटव समुदाय जो है, आप जानते हैं कि मुख्तर मायावती जी की पार्टी का कोर वोट बैंक है। और इस बार यदि आप देखेंगे 2022 के चुनाव को एनालिसिस करेंगे तो जाटव समुदाय का कुछ
पोर्शन जो है झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। तो बीजेपी चाह रही है कि जाटव समुदाय को बीजेपी से जोड़ा जाए, और मुझे लगता है बेबी रानी मौर्य और असीम अरुण जी को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो AK शर्मा के एंट्री कहीं ना कहीं योगी को दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार का जो लड़ाई इंटरनली हम लोग जो देखते हैं उसको भी साधने का प्रयास किया गया है। और हमारे पास जो खबर है, हो सकता है उनको गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी दिया जाए यदि दिल्ली दरबार का चलता है तो ओवरऑल आप देखेंगे विशाल भाई, तो सभी जाति के लोगों को उसमें स्थान दिया गया है। 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। लेकिन ऋषि मिश्रा साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अभी 2024 काफी दूर है और इसी सरकार ने चुनाव से कुछ पहले, यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव से कुछ पहले, जब उसमें जितेंद्र प्रसाद और ये लोग आए थे तो किस तरह से उन्हें शामिल किया था, तो वो बहुत बड़ा फासला नहीं था। और अभी तो यहां से हम देखें तो 2022 और 2024 में काफी फर्क है। तो अगर आप जो बात कह रहे हैं तो वो इतनी जल्दी क्यों, उसकी तैयारी 2024 की इतनी जल्दी क्यों? देखिए, आप विशाल भाई आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और ये कोई वरिष्ठ पत्रकार ही सवाल कर सकता है जो यूपी राजनीति को बहुत पढ़ते लिखते हो। आपको धन्यवाद कि आप पढ़ते लिखते हैं, बहुत विद्वान पत्रकार हैं। देखिए कि आप देखिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जो डिफरेंसेस देखिएगा विशाल भाई, तो 60 से 70 ऐसे सीटें हैं जहां मार्जिन जो है 100 से लेकर 5000 के बीच का है। तो ये बीजेपी का अनुमान है। और खासकर देखिए आप पूर्वांचल में देख लीजिए, पूर्वांचल जहां मोदी जी का गढ़ रहा है, योगी जी और प्रधानमंत्री दोनों पूर्वांचल से आते हैं, वहां समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण को साधते हुए एक बड़ा सिंध लगाया है। और खासकर 7th फेज में देखेंगे समाजवादी पार्टी और बीजेपी में नेट टू नेट फाइट है। तो ये बीजेपी का अनुमान है कि जो अखिलेश यादव ने जो स्पेस अपना एक बनाया है, हालांकि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल स्पेस बनाया 32-33% का, उस खतरे का अनुमान कहीं न कहीं बीजेपी को है। और इसीलिए मैं जो देखता हूँ, तो मतलब ये आप ये सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि बहुत पहले से ही इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहती है बीजेपी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट लोगों को ड्रॉप किया गया है, एक सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा ब्राह्मण चेहरा है, सिद्धार्थनाथ सिंह और बड़े मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे। हो सकता है, मुझे लगता है कि कोरोना में जिस प्रकार से मिस हैंडलिंग हुई उसकी सजा उनको मिली है। और आपने जो कहा, हो सकता है कि मोदी 2024 में मोदी जी चुनाव में जाने से पहले हो सकता है कि योगी कैबिनेट का विस्तार भी हो, 2 नए चेहरे को हो सकता है एंट्री दे। स्वतंत्र देव सिंह को हटाने के बाद मुझे लगता है या तो पिछड़ी जाति या ब्राह्मण किसी बड़े ब्राह्मण चेहरा को उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। तो ओवरऑल देखिए, मैं फिर इस पे बात करता हूँ। नेहा शालिनी दुआ, जिस तरह से इसकी एनालिसिस की है हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, ऋषि मिश्रा ने, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं कि उत्तर प्रदेश तो जीत लिया है, अब हर कुछ ऐसा करना है कि प्रदेश भी जो है वो चलता रहे और 24 का भी फायदा मिले? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बातें, जैसे मैंने आपको भी बताया पहले भी, कि जातियों का बहुत समीकरण है। उसके बावजूद भी ये जो चुनाव हम जीते हैं, ये जातियों से और क्या कहते हैं रिलीजन से ऊपर उठ के, धर्म और जातियों से ऊपर उठ के जीते हैं। कई ऐसी जगह थी, ऐसी सीट्स थी जहां पर लोगों ने जाति नहीं देखी, लोगों ने सिर्फ योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व को देखा और उस पे मुहर लगाई। बहुत ऐसी सीट्स हैं जिसमें जाति समीकरण की बजाय ये चीजें देखी गई कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काम कितना किया और उनके काम पे मोहर मोदी जी की। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं कि मोदी सरकार जब कुछ कहती है तो वो पूरा भी करके दिखाती है। हमने जो अपने मैनिफेस्टो में पिछली बार कहा, हमने वो इस बार पूरा किया। और अब जब नया जो मैनिफेस्टो दिया है, हमने जनता के सामने लेके आए, उसमें भी जो हमने बातें कही हैं उस पे काम करना शुरू कर दिया। आप देखिए, अभी पहले दूसरे दिन ही, जब सरकार अभी बनी भी नहीं थी हमारी, तब भी हमने किसी रेप पीड़िता के घर, जिसने भी रेप किया था, उस आदमी के घर हम लोगों ने बुलडोजर चलवाया, क्योंकि उसने जमीन जो थी वो हड़पी हुई जमीन थी। तो यहाँ
साफ क्लियर मैसेज है कि चाहे लड़की की सुरक्षा हो, किसी महिला की सुरक्षा हो या आम जनता की सुरक्षा हो, उस पर हम जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 0% टॉलरेंस बुलडोजर पर फिर कभी बात करेंगे कि बुलडोजर और क्राइम और बुलडोजर के बीच जो अदालती निजाम है वो उसकी जगह क्या है, वो कहां तक पर ठहरती है, उसकी जरूरत कितनी रह जाती है। लेकिन मैं फिलहाल अनिल मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं। जो अभी बता रहे हैं ऋषि मिश्रा के जो पॉलिटिकल स्पेस आपकी पार्टी ने बनाया है, अखिलेश यादव ने बनाया है, उस पर पूरी तरह से नजर है और शायद बहुत संभल कर बीजेपी ने कदम बढ़ाया। जहां तक कैबिनेट में वुज़रा को सजाने की बात है, जो कि 24 का टारगेट सामने है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और ये कितना बड़ा एक चैलेंज होगा समाजवादी पार्टी के लिए अपोजिशन में रहते हुए कि न सिर्फ ये कि उस वोट बैंक को संभाल कर रखा जाए, यानी जो भी आपके वोटर हैं, बल्कि उसमें इजाफा भी किया जाए? नहीं, ऋषि मिश्रा जी जो है बहुत ही योग्य जो है वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस तरीके से ये पूरा विश्लेषण कर देते हैं। इन्होंने पूरा विश्लेषण किया जी, पूरे आंकड़े भी इन्होंने साफ दिए कि समाजवादी पार्टी की जो उससे ज्यादा जो बढ़त हुई है बीजेपी की, तो किस तरीके से है और कहां कितनी सीट्स का क्या आंकड़न है। ये कहना आसान है कि हम इसके ऊपर निगाह रखे हैं और इसको हम जो है सही कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या अभी भी दो ही बातें नहीं आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने? इतनी देर की डिबेट में भी सामने आई, एक तो बुलडोजर की बात आ गई और एक आपके जो है वो राशन की बात आ गई। तो क्या इन दो मुद्दों में ही सरकार आगे चलेगी? इन्हीं दो मुद्दों की, और ये संजीवनी दो ऐसी बूटी हैं जिनसे महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी, बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, सब बिल्कुल अमन चैन हो जाएगा। और एक बात हालांकि प्रसंग से हटके मैं नहीं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा है कि हम अपने वादे जो हैं उनको पूरा करते हैं जी। तो ये तो आप लोगों से ज्यादा बढ़िया विश्लेषक कौन है? जो चुनाव घोषणा पत्र था पिछली बार का, उसमें से कितने वादे पूरे हुए थे किसानों के, और मोदी जी ने कितने वादे पूरे कर दिए नोटबंदी से लेकर के, और उसके बाद में सबका अलग अलग नाम देते हुए। तो ये सब कहने की बातें हैं। इनको तो देखना यह है कि जो अपने जनता है उस जनता को बुनियादी चीजें उपलब्ध हो रही हैं कि नहीं, और इनकी जो अपने नीति है वो उससे उनको बुनियादी चीजें उपलब्ध होंगी कि नहीं होगी। महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल होगी? महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल होगी? ठीक है, बढ़ती है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ जाती, लेकिन मुझे एक बात बताइए, श्रीलंका में पेट्रोल मिलता है 50 रुपए का, हिंदुस्तान में मिलता है पेट्रोल 100 रुपए का। मतलब राम जी की नगरी में 100 रुपए का है और रावण जी की नगरी कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक डेटा तो है सामने। बहरहाल और भी पड़ोसी ममालिक हमारे हैं जहां पर पेट्रोल हिंदुस्तान से सस्ता है, लेकिन उसके इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन के लिए दिया। तो नाज़रीन, मुझे भी दीजिए इजाजत। जो कुछ भी हुआ है इस बात से मुबर्रा नहीं है कि नजर 2024 पर है। आदाब।